चलिए, कंसंट्रेशन फुल चाहिए। पीजीबीपी का एक बार रिवीजन कराऊंगा, बहुत भयंकर, एकदम अच्छी तरह से, ज़ीरो से। तो कंसंट्रेशन पूरा फुल चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं एक हेड की तरफ। इस हेड का नाम है पीजीबीपी, ठीक है। पीजीबीपी का जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ पीजीबीपी, इट सिंपली मीन्स प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ठीक है। हर चीज़ों का एक हेड होता है, ठीक है। मतलब हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द चार्जिंग सेक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी इज section 28. The charging section of PGBP is section 28. When we talk about section 28, it is known as basically a charging sections. It is known to be a charging sections. जैसे कि सैलरी का चार्जिंग सेक्शन था 15, पीजीबीपी का एक चार्जिंग सेक्शन है 28। सेक्शन 28 बताता है कि व्हाट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ऑन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अब आपके लिए ये वाला पूरा पेज इंपॉर्टेंट अब नहीं रखता, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ खास प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। मूविंग टू द बेस और एसेंस ऑफ पीजीबीपी, लेट मी मेक यू क्लियर समथिंग। पीजीबीपी में कौन सा इनकम आता है, लेट्स डिस्कस दिस। याद रखिएगा, पीजीबीपी में कुछ इनकम हो सकता है बिजनेस में, और कुछ एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है। कुछ इनकम हो सकता है और कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर इनकम में से आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम। आपको कुछ इनकम हो सकते हैं, उस सारे इनकम में से आपको लेना है बिजनेस इनकम। और जो भी खर्चा हो रहा है, एक बिजनेस को अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उस खर्चा में सिर्फ और सिर्फ वो खर्चा लीजिएगा जो बेसिकली है एक तरह का, क्या बताइए, बिजनेस एक्सपेंसेस। और जब इस इनकम को इस एक्सपेंसेस से माइनस करिएगा, इस बिजनेस इनकम को जब आप बिजनेस एक्सपेंसेस से माइनस करिएगा, तो माइनस करते ही अराइज होगा प्रॉफिट। और यही प्रॉफिट आप ले जाएंगे कौन से हेड में, बताइए, पीजीबीपी में। तो पीजीबीपी में वो प्रॉफिट आएगा, वो गेन्स आएगा जब हम लोग बिजनेस के इनकम को माइनस करेंगे बिजनेस के एक्सपेंसेस से, और उससे जो प्रॉफिट होगा अपने वो ले जाएंगे पीजीबीपी हेड में। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि जब मैं बात करता हूं बिजनेस इनकम का भैया, तो बिजनेस इनकम के अंदर कौन कौन से सेक्शन आएंगे। बिजनेस इनकम के कुछ सेक्शन है और बिजनेस एक्सपेंसेस के कुछ सेक्शंस हैं। बिजनेस इनकम में आपके क्या सेक्शंस आएंगे और कुछ सेक्शंस है जो बिजनेस एक्सपेंसेस में आएंगे। एक बार कंसिडर करते हैं कि बिजनेस एक्सपेंसेस में कौन से सेक्शन आएंगे। बिजनेस एक्सपेंसेस में सेक्शन आता है 30 से लेके 43B, ठीक है। बिजनेस एक्सपेंसेस के अंदर क्या आता है, सेक्शन 30 से लेके 43B। इस बिजनेस एक्सपेंसेस का दो चीज होता है, हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस अलाउड हो और हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो। कुछ एक्सपेंसेस अलाउड हो सकता है और कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो सकता है, ठीक है। और ये जर्नी ऑफ सेक्शन है इसका 30 से 43B। इसी में से कुछ एक्सपेंसेस अलाउड माना जाएगा और कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड माना जाएगा। एक्सपेंसेस अलाउड का मतलब ये है कि आपका ये जो खर्चा हुआ है, ये जो बिजनेस खर्चा हुआ है, ये बिजनेस खर्चा को आप डिडक्शन ले सकते हैं किससे, इनकम से। एक्सपेंसेस डिसअलाउड का मतलब है नॉर्मली ये खर्चा बिजनेस खर्चा है, बट आपने क्योंकि कोई कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो ये खर्चा का डिडक्शन आप नहीं ले सकते। तो बहुत सिमिलर सा है कि पीजीबीपी बोलता है कि देयर मस्ट बी सर्टेन बिजनेस इनकम एंड देयर मस्ट बी सर्टेन बिजनेस एक्सपेंसेस। इफ बिजनेस इनकम इज डिडक्टेड बाय द बिजनेस एक्सपेंसेस, देयर विल बी अ प्रॉफिट,
and that profit will be taxable under the head PGBP. The expenses itself are divided into two parts. It can be expenses allowed, it can be expenses disallowed. Expenses allowed means you can simply take the deductions, and expenses disallowed means you cannot take the deductions. ठीक है? अब moving on to the expenses part, we are going to start with expenses. And one of the most important expenses we are going to start with is section 32. बेसिकली ये जो सेक्शन 32 है, इसका एक्सपेंसेस हमेशा से क्या रहेगा बोलिए तो? अलाउड रहेगा. एक्सपेंसेस जो सेक्शन 32 में दिया हुआ है, यानी कि सेक्शन 32 में जो एक्सपेंसेस है वो क्या है? अलाउड है. सेक्शन 32 बात करता है एक डेप्री एक्सपेंसेस का जो रिलेटेड टू क्या है बताइए? डेप्रिसिएशन. बिजनेसेस में कुछ एसेट्स होते हैं, बिजनेसेस के कुछ एसेट्स होते हैं, और वो एसेट्स पे अगर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है तो ये एक तरह का खर्चा है, और ये डेप्रिसिएशन आप अपने इनकम से माइनस कर सकते हैं. तो डेप्रिसिएशन का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 32. सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद द टॉपिक नोन एज depreciation. This depreciation is not similar to accounting depreciation. इसका कुछ रूल अलग है. सेक्शन 32 में दो तरह के डेप्रिसिएशन का जिक्र किया है. एक डेप्रिसिएशन है जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन, और एक डेप्रिसिएशन है जिसको हम लोग बोलेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन. हेलो. हाँ बोलिए. हम क्लास में हैं थोड़ा. ठीक है. चलो, दो तरह के डेप्रिसिएशन होते हैं. एक होते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एक होते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन. नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन. नॉर्मल डेप्रिसिएशन हम लोग देते हैं एसेट्स पे. हम लोग देते हैं किस पे? एसेट्स पे. और वो जो एसेट्स होते हैं वो कौन कौन से तरह के एसेट्स होते हैं? नंबर 1, वो हो सकते हैं बिल्डिंग, वो हो सकते हैं प्लांट एंड मशीनरीज, वो हो सकते हैं फर्नीचर, और वो हो सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स. अब इंटेंजिबल एसेट्स IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाले जितने भी एसेट्स होते हैं सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं. ठीक है. तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है एसेट्स पे. कौन से एसेट्स पे मिलता है? बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे, इंटेंजिबल एसेट जो कि रहते हैं, जिसको आप फील नहीं कर सकते बट वो एसेट्स होते हैं, आपको उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा ओनली ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरीज पे. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 आर ऑफ टू टाइप्स, नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन. नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको मिलता है उस एसेट्स पे जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, इंटेंजिबल एसेट्स. लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा किस पे बताइए? न्यू प्लांट एंड मशीनरीज पे. आई होप आपको यहां तक क्लियर है. आर वी थ्रू विद दिस?
Are we through with this? ओके अब ये जो डेप्रिसिएशन होता है, चाहे आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन बोलो चाहे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन बोलो, ये डेप्रिसिएशन मिलता है हमेशा ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे। ये दोनों ही डेप्रिसिएशन आपको मिलेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे। हमें ब्लॉक क्रिएट करना है और उस ब्लॉक में जितने भी एसेट्स है उसको डालना है। ठीक है भैया, ब्लॉक किस पर्सपेक्टिव से बनेगा? ब्लॉक बनने का दो पर्सपेक्टिव होना चाहिए। एक एसेट का ब्लॉक दो, मतलब एक ब्लॉक में दो एक तरह का एसेट जाएगा जब सेम नेचर ऑफ एसेट हो और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो। अगर उसका सेम नेचर हो, एसेट का सेम नेचर हो और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो, तो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो ब्लॉक पे ही मिलेगा। मतलब एक ब्लॉक बनाएंगे आप। मान लीजिए बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, क्या ये सेम नेचर का है? द आंसर इज नो। तो डिफरेंट ब्लॉक्स बनेंगे, दो ब्लॉक माना जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में एक हो गया बुक्स और एक हो गया कंप्यूटर, क्या सेम नेचर का? द आंसर इज यस। क्या सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है? द आंसर इज नो। तो दो ब्लॉक बनाए जाएंगे। ठीक है, अब किस रेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा वही अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 32 में याद रखिएगा, सेक्शन 32 में याद रखिएगा कि सेक्शन 32 में सबसे पहले हम लोग डील कर रहे हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन से। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको मिलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे, एक ऐसे ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे, और ये मिलेंगे हमेशा याद रखिएगा किसमें? WDV में। ठीक है, WDV में ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स का डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रेसिडेंशियल का है 5%, प्योरली टेम्पररी स्ट्रक्चर है दैट इज 40%, एंड जनरल है तो 10%। बोलने का तब अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा तो बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करिएगा 10% से, और अगर उसमें लिखा है कि बिल्डिंग रेसिडेंशियल है, रेसिडेंशियल मतलब मेरा एक बिजनेस है, मैं अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे के रखा हूँ, तो वो बिल्डिंग भी बिजनेस ही बिल्डिंग माना जाएगा और वो डेप्रिशिएट करेगा 5% से। अगर मैंने बिल्डिंग एक ऐसा क्रिएट किया जो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो 2-3 साल के लिए बनाया है, और क्योंकि मैं वहाँ रह के धंधा कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था, कॉम्प्लेक्सेस जब बनते हैं तो एक छोटा सा प्रमोटर लोग ऑफिस बनाता है जहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं, तो उसका बिल्डिंग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40%, फर्नीचर एंड फिटिंग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, अगर प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी का बहुत बड़ा डिविजन्स है। जैसे कि अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, जनरल है, तो प्लांट ऑफ मशीनरी का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। तो चलिए एक बार जनरल डिस्कस कर लेते हैं। बिल्डिंग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, प्लांट एंड मशीनरी का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, अगर कुछ नहीं बोला है। लेकिन अगर बिल्डिंग में बोल दिया रेसिडेंशियल, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बोलो, वहीं से चिल्लाओ 5%। ठीक है, और अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर है तो कितना बताइए? 40%। अब प्लांट एंड मशीनरी का बहुत अलग अलग तरीका होता है। एक है, अगर एक प्लांट एंड मशीनरी बेसिकली यूज होता है, इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40%। मोटर कार्स है, और ऐसा मोटर कार्स है जो हायर में नहीं चलता है, मतलब भाड़ा में देके हम लोग वो मोटर गाड़ी नहीं चलाते, लेकिन वो मोटर कार बिजनेस के लिए यूज होता है, तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 15%। लेकिन अगर कोई मोटर बसेस, लॉरीज, मोटर वैन बिजनेस का, और वो बिजनेस हम लोग उसको भाड़ा में देके चलाते हैं, भाड़ा में देंगे तो ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा घिसेगा, तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30%, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर बुक्स है, बुक्स 2 जन का ही यहाँ पे कंसिडर किया है। बुक्स प्लांट एंड मशीनरी होता है, लेकिन यहाँ पे रेट 2 चीज़ का है। आइदर एक बुक्स ऐसा एसएससी ओन कर रहा है जो कि एक प्रोफेशन है, और वो बुक उसको एनुअली चेंज होता है, तो उस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना रहेगा उसका? 40। और प्रोफेशनल का कोई अदर बुक रहा तब भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40। अगर कोई बुक ऐसा एसएससी ओन कर रहा है जो बिजनेस करता है, लाइब्रेरीज का लेंडिंग करता है बुक्स का, तो उसका भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना माना जाएगा? 40। मान लो हम ना प्रोफेशनल है, हम ना लाइब्रेरी रेंट करते हैं, तो मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना माना जाएगा, बता सकते हैं बुक्स का? मेरा बुक्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या माना जाएगा? ना हम लाइब्रेरी में लेंड करते हैं बुक्स को, ना हम
प्रोफेशनल है, तो मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगा भैया? आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उस बुक्स का नॉर्मल जनरल कंसिडर किया जाएगा और उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना कंसिडर होगा बताइए? 15%। एम आई क्लियर विद दिस? अगर एग्जामिनर में स्पेसिफिकेशन दे दिया है कि वो बुक्स है जो एक प्रोफेशनल होल्ड करता है तो 40%, बुक्स है अगर एसएससी ऐसा है जो बिजनेस करता है लाइब्रेरीज वगैरह का, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना? 40%। लेकिन कुछ नहीं बोला है इस दोनों में, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बुक्स का कितना मान लिया जाएगा? 15%, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में फॉलो जाएगा। फिर नेक्स्ट, एरोप्लेन्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40%, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 40%। कंप्यूटर्स का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी कंसिडर्ड एज अगेन 40%, एंड शिप्स एंड वेसल्स का भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी कंसिडर्ड एज कितना? 20%। इंटेंजिबल एसेट्स का जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हमेशा रहेगा 25%, याद रहेगा। तो बचा लोग, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ, बिल्डिंग का आप याद रखना 10%, फर्नीचर का याद रखना 10%, प्लांट एंड मशीनरी का याद रखना 15%। अब इसमें से सब याद करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप इसमें से एक तो जरूर याद के रखना कि कंप्यूटर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होता है? 40%। एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, अब अपने डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करेंगे? डेप्रिसिएशन आप कंप्यूट करते हो पूरे एक साल का, ठीक है, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का। इसमें हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो पर्टिकुलर एसेट है वो कब आया है कब गया है, ठीक है। सपोज करिए एक एसेट 2 महीना बाद खरीदे फाइनेंशियल ईयर होने के बाद, वो फिर भी पूरा ब्लॉक में ही जुड़ेगा, ठीक है। अब कंप्यूटेशन कैसे होता है एसेट्स का, ध्यान से समझिए। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? आपका प्रीवियस ईयर भैया 22-23 है, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 22 से शुरू होगा। तो बोला जाता है कि 1 अप्रैल 22 में जो भी हमारा ब्लॉक में एसेट है उसको हम लोग नाम देंगे ओपनिंग WDV। हम लोग उसको नाम देंगे ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ, क्या बताइए? एसेट्स। ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, कि क्या ओपनिंग हो रहा है, रिटन डाउन वैल्यू क्या है ब्लॉक ऑफ एसेट्स का। मान लीजिए हमारे ब्लॉक में 3 एसेट है, A प्लस B प्लस C, और ये तीनों का तीनों प्लांट एंड मशीनरी है और इसका दाम है 70 लाख रुपया, ठीक है, इसका दाम है 70 लाख रुपया। या तीनों एसेट का मिला के जो रिटन डाउन वैल्यू चल रहा है अभी वो कितना है? 70 लाख रुपीस। हुआ क्या बीच में, यानी कि मान लो 5/7/22 को, 5/7/22 को, ठीक है, वंस मोर 5/7/22 को, 5/7/2022 मैंने एसेट खरीदा। एसेट परचेज्ड। कौन सा एसेट खरीदा? D। उसको भी आप ब्लॉक में जोड़ देंगे, उसको भी आप ब्लॉक में जोड़ देंगे। मान लो मैंने वो खरीदा कितना? 20 लाख में, ठीक है। मान लो मैंने एक एसेट बेच दिया 10/11/22 में, एसेट सोल्ड। कौन सा एसेट सोल्ड किया मैंने? A और B को मैंने सोल्ड किया। A और B को मैंने सोल्ड किया मान लो 30 लाख में। अब डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट होता है, ध्यान से सुनिए। डेप्रिसिएशन कंप्यूट होने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। क्या तरीका है डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने का? डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने का तरीका ये है कि पहले आप ओपनिंग WDV लेंगे, बीच में अगर कोई भी एसेट खरीदा गया है उसको आप प्लस करेंगे, और बीच में अगर कोई एसेट बेचा गया है उस ब्लॉक से तो आप उसको माइनस करेंगे। ये करने के बाद आपके पास आएगा क्लोजिंग WDV। ये करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा बताइए? क्लोजिंग WDV। अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आपने बीच में कोई एसेट लिया है, अगर आपने बीच में कोई एसेट लिया है, ब्लॉक ऑफ एसेट आपने कोई एसेट लिया, तो सबसे पहले आप ओपनिंग WDV लेंगे, बीच में कोई एसेट लेने से ऐड करेंगे, बीच में उस ब्लॉक से एसेट बेचने से माइनस करेंगे, क्लोजिंग WDV आएगा, और उस क्लोजिंग WDV पे आप फर्दर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। बोलने का मतलब है, अब मान लो ये प्लांट एंड मशीनरी है और ये रहा खरीदा बेची करने के बाद मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है बताओ? क्लोजिंग WDV। क्लोजिंग WDV मेरा कितना है आप बता सकते हैं? क्लोजिंग WDV मेरे पास 60 लाख है। अब इस 60 लाख पे
मैं निकालूंगा, क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी है, कुछ नहीं बोला है, तो 60 लाख पे 15% में डेप्रिसिएशन मार दूंगा। तो ये कितना आएगा बताइए? 9 लाख आपका डेप्रिसिएशन रहेगा। और नेक्स्ट ईयर का यानी कि 1/4/2023 का, एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट ईयर 1/4/2023 का मेरा अगेन ओपनिंग WDV कितना बन जाएगा भैया? 60 लाख से आप माइनस कर दीजिए 60 लाख से माइनस कर दीजिए 9 लाख, दैट इज कितना लाख? 51 लाख। ओपनिंग WDV के अंदर क्या रहेगा? C और D। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। एनीवन? कोई दिक्कत? आर वी थ्रू विद दिस? बच्चा लोग रिप्लाई, कम ऑन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, चलिए। उसके बाद ध्यान से समझिए कि डेप्रिसिएशन तो निकलेगा कैसे वो समझ आ गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है जो आपको समझना है। क्या रिमेंबर है? ध्यान से समझिए। अभी अपने डेप्रिसिएशन का 2 हिस्सा कर देते हैं। एक बार एक डेप्रिसिएशन लिया और इस डेप्रिसिएशन का 2 टुकड़ा कर दो। एक टुकड़ा हो गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एक टुकड़ा हो गया एडिशनल डेप्रिसिएशन। एक टुकड़ा हो गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एक टुकड़ा हो गया एडिशनल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन में 2 रेट लग सकता है टैक्स का। एक लग सकता है हाफ रेट और एक लग सकता है फुल रेट। मेरा सवाल है, हाफ रेट कब लगेगा? अगर कोई एसेट पुट टू यूज लेस देन कितना दिन बता सकते हैं आप? लेस देन कितना दिन? लेस देन कितना दिन? अगर कोई एसेट लेस देन 180 डेज, ये देखिए, ये लाइन का बात करता हूं मैं। Where any asset falling within a block of asset is acquired by the SSC during the previous year। याद रखिएगा, आपके प्रीवियस ईयर में आपने उस एसेट को खरीदा है, आप ही के प्रीवियस ईयर में आपने उस एसेट को खरीदा है, ब्लॉक में वो ऐड हुआ है, और अगर उसका पुट टू यूज बिजनेस में या प्रोफेशन में लेस देन 180 डेज है उसी प्रीवियस ईयर में, पुट टू खरीदा भी उसी प्रीवियस ईयर में है और पुट टू यूज भी उसी प्रीवियस ईयर में लगाया है, बट पुट टू यूज उसी प्रीवियस ईयर में लेस देन 180 डेज है, ठीक है, जो डिडक्शन है डेप्रिसिएशन का उस एसेट का, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा 50% ऑफ डेप्रिशिएबल अलाउेबल से। यानी कि इसीलिए मैं बोला कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हाफ रेट हो जाएगा अगर आपका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है। अच्छा, मैंने एक टेक्निक सिखाया था आप लोगों को कि कैसे पता करेंगे कि ये पुट टू यूज जो है वो लेस देन 180 डेज है। कोई ग्रुप में याद करवा सकते हैं? 4 अक्टूबर और उसके बाद, समझ आ रहा है? 4 अक्टूबर उसके बाद, 4 गांधी जी का बर्थडे 4 अक्टूबर का है नीचे। हाँ, 4 अक्टूबर या उसके बाद, लेस देन 182 डेज बोला, लेस देन 182 डेज बोला है, लेस देन 180 डेज, सॉरी, लेस देन 180 डेज बोला है, ठीक है, लेस देन 180 डेज बोला है। तो अगर कोई एसेट का पुट टू यूज 4 अक्टूबर या उसके बाद रहता है तो मान लीजिएगा कि वो एसेट का पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ है, और उस एसेट पे, आई रिपीट माई सेल्फ, उसी एसेट पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा 50% एंड देयर इज नो कैरी फॉरवर्ड टू अदर ईयर्स। एम आई क्लियर विद दिस? डन है क्या अच्छी तरह से?
तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि हाफ रेट में रेट ऑफ डेप्रीशिएशन आधा हो जाता है अगर वो पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज है, और वही डेप्रीशिएशन का फुल रेट अगर मैं बात करूं तो वो फुल रेट रहता है अगर उसका पुट टू यूज़ मोर देन 180 डेज है। तो मान लीजिए मैं एक बात करता हूं कि मेरा ओपनिंग WDV A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लांट का 70 लाख है, और मैंने एक एसेट खरीदा है, ब्लॉक के बीच में, जो खरीदा है 10/12/22 को। अगर क्वेश्चन में पुट टू यूज़ कोई अलग डेट नहीं है तो जिस दिन आप खरीदे उसी दिन ही पुट टू यूज़ माना जाएगा। मैंने एसेट खरीदा है 20 लाख पे, तो टोटल मैंने कोई बेचा नहीं है, तो क्लोजिंग WDV कितना का आ रहा है बताइए, 90 लाख का। तो 90 लाख में बेटा 90 लाख में डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे आप भैया? एक चीज़ देखो, यहाँ पे फुल रेट का डेप्रिसिएशन और हाफ रेट का डेप्रिसिएशन अलग अलग निकलेगा। फुल रेट में हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे 70 लाख का, कितना परसेंट पे बताइए? 15% पे। और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई एसेट प्रीवियस ईयर में खरीदा गया है और उसका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज होगा, तो उसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आधा हो जाएगा, यानी कि उसी एसेट का, यानी कि 20 लाख का तुम कितना निकालोगे? 7.5%। एम आई क्लियर विद दिस? तो 70 लाख का 15% विल बी हाउ मच? 10.5 लाख, एंड 20 लाख का 7.5% विल बी हाउ? 1.5 लाख। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा बताइए? 12 लाख। Am I clear with this? Are we through with this? Yes or no? तो ये आपका ओपनिंग WDV वाला कंसेप्ट को क्लियर करता है। तो डेप्रिसिएशन में ये चीज़ बहुत सिंपली हम लोग कर लिए हैं। एक चीज़ यहाँ पे हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर में, कि मैंडेटरी है SSC को डेप्रिसिएशन लेना, ठीक है, और डेप्रिसिएशन मिलता है मतलब आपको लेना ही पड़ेगा। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अगर कोई डेप्रिसिएशन अगर आपका एसेट, कोई भी एसेट पार्शली ओन्ड है, यानी कि बहुत एक से ज़्यादा ओनर्स है, तो आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट ऑफ आपका जितना शेयर है उतना आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। नेक्स्ट कम्स द कंसेप्ट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। इसमें याद रखिएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन में एक ही एसेट पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, दैट इज न्यू मशीनरी और प्लांट पे ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। ये जो न्यू मशीनरी और प्लांट है ये अदर देन होना चाहिए, क्या बोलिए? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। अदर देन होना चाहिए, क्या बताइए? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। और यहाँ पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है इसका वो कितना परसेंट है बताइए? 20% है। याद रखिएगा ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। कितना परसेंट का मिलेगा बच्चा लोग आप बता सकते हैं? 20% का आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। Am I clear with this? Are we through with this? ठीक है। अब 20% मिलता है किस बिजनेस पे? जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करता है बिजनेस का, और जिसका पावर ट्रांसमिशन बिजनेस है, उसी दो बिजनेस को मिलता है। आइदर आप एक मैन्युफैक्चरिंग वाले होंगे या फिर आप एक पावर ट्रांसमिशन वाले होंगे, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा किस परसेंट पे बताइए? 20% पे। Am I clear with this? Am I clear with this? Yes or no? अब फर्दर आपको एक चीज समझना है, वो क्या समझना है मैं आपके साथ रिवाइज करता हूं, ध्यान से देखिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर आपका मिलता है, अगर आप उसको नया प्लांट एंड मशीनरी करते हैं, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी कुछ रूल है कि अगर कोई एसेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हो रहा है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कितना परसेंट? 50% हो जाएगा, यानी कि 20% कितना हो जाएगा? 10%। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है,
भले ही एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट हम आधा कर देंगे क्योंकि आपका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, लेकिन इसका जो बाकी का 10% है वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। 22-23 में आपने एक 22-23 में आपने एक एसेट लिया था जिसका प्लांट एंड मशीनरी था, जिसमें आपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15 लिया था और पुट टू यूज आपने लेस देन 180, सॉरी 22-23 में आपने एक एसेट लिया था जिसका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो आपको एडिशनल नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा 7.5% पे और एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा 10% पे। लेकिन इसका 7.5 कैरी नहीं होगा, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट ईयर 23-24 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर आप 10% कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बच्चा लोग, आई होप आप यहां तक क्लियर किए कि अगर कोई एसेट अक्वायर किया एसएससी द्वारा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड लेस देन 180 days in that previous year, then the deduction for the 50% of additional depreciation is allowed in previous year and balance 50% shall be allowed immediately succeeding next year. डन। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलेगा बेटा? एडिशनल डेप्रिसिएशन कब आपको नहीं मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन कब आपको नहीं मिलेगा? कब नहीं मिलेगा? अगर कोई मशीनरी या प्लांट इंस्टॉलेशन से पहले आप उसको यूज किए हैं आइदर इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, उसी प्लांट एंड मशीनरी को फर्स्ट टाइम बिजनेस में वो आ जरूर रहा है, लेकिन आप उसको ऑलरेडी यूज किए इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर कोई मशीनरी या प्लांट इंस्टॉल किए कोई भी ऑफिस प्रीमाइसेस में या फिर अपने घर में, ठीक है, या गेस्ट हाउस में, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, एनी ऑफिस अप्लायंसेस पे नहीं मिलेगा, या रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? अब नेक्स्ट चीज याद रखिएगा, अगर किसी प्लांट एंड मशीनरी पे आप 100% डिडक्शन लेते हैं तो उस पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, यही 4th नंबर पॉइंट बोलता है। आर वी थ्रू विद दिस, विद द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन अंडर सेक्शन 32? आर वी थ्रू विद दिस? ओके, मीटिंग माइट एंड इन 1-2 मिनट्स, तब बीच का जो 7 मिनट्स का गैप रहता है हमारे मीटिंग स्टार्ट होने का, वो 7 मिनट्स आप रिवीजन करेंगे डेप्रिसिएशन तक। आज हम लोग पीजीबीपी का पूरा प्रोविजन का रिवीजन खत्म करेंगे, ठीक है, ताकि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, शायद आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसके बाद हम लोग सम्स कर सकते हैं। सर एक बार सेकेंड वाला समझा दीजिए ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाला। ओके, एडिशनल डेप्रिसिएशन 180 डेज वाला क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। जिस तरह नॉर्मल डेप्रिसिएशन आधा होता है, उसी तरह एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे। जैसे कि ये देख लीजिए, हम लोग ने एक एसेट ई परचेज किया था जिसका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो आपने इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन दिया कि नहीं? आधे रेट पे। और इसी एसेट पे, क्योंकि यही न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, इसी एसेट पे 20 लाख पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन कितना परसेंट मिलेगा? 10%, बिकॉज ये पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है। अब बचा हुआ 10% इसका 20% होता है ना, 10% इस साल मिला, ठीक है। अब 10% जो होता है, अब बचा हुआ जो 10% होता है, ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, यानी कि 22-23 में लिया गया जो डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन आधा, वो हमारे नेक्स्ट ईयर में अपने क्या कर लेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये सारे प्रोविजंस को अभी कंप्लीट किया है, आप डायरेक्ट टैक्स का पीजीबीपी का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पीजीबीपी का क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। पीजीबीपी का क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग ने किया है तो ठीक है, नहीं किया तो आप सॉल्व करेंगे। पीजीबीपी का क्वेश्चन नंबर 2, पीजीबीपी का क्वेश्चन नंबर 2, पीजीबीपी का अगर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व नहीं किया तो आप करेंगे और हमसे आंसर मांगेंगे। बच्चे बोल रहे किया गया है, ठीक है, तो एक बार आप उसको गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड करता हूं और फिर एक नया लिंक भेजता हूं। ठीक है, अरे भाई इतना फोन
हेलो, हाँ बोल। चलिए, आई होप आप यहाँ तक रिवाइज कर लिए थे, ठीक है, और आपको यहाँ तक क्लियर आइडिया हो गया था, ठीक है। अब एक स्पेशल प्रोविजंस है, ये स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन है। क्या बोलता है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ये बोलता है कि अगर कोई प्रेडेसेसर और सक्सेशन में, ठीक है, बोलने का मतलब है प्रेडेसेसर और सक्सेसर, कोई इंसान अपना कुछ ट्रांसफ़र किया किसी सक्सेसर को, ठीक है, एक इंसान के पास से कोई चीज़ गया है सक्सेसर के पास, ठीक है, या फिर दो अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेट हुआ है, या फिर कंपनी डीमर्ज्ड हुआ है, एक था अलग हुआ है, या एक हुआ है, या एक जन से दूसरे के पास गया हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उस केस में डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, प्रेडेसेसर को, सक्सेसर को। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड, दोनों मिल के अब हो गया ए बी लिमिटेड, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, इसको क्या बोलेंगे बताइए, अमलगमेशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अमलगमेशन बोलेंगे। तो डेप्रिसिएशन किसको मिलना चाहिए, एक एसेट को मिला के, अब ये एसेट एक एसेट है जो अब ए बी लिमिटेड का हो चुका है, तो डेप्रिसिएशन किसको मिलना चाहिए भैया, जितना समय के लिए ए लिमिटेड के पास था ए लिमिटेड डेप्रिसिएशन लेगा, और बी लिमिटेड के पास जितना है उतना, जितना दिन था वो उतना दिन लेगा। तो इस केस में डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है भैया, ये बताइए, इस केस में डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है अगर डीमर्ज्ड कंपनी हुआ है, या फिर अमलगमेशन हुआ है, या फिर कोई प्रेडेसेसर या सक्सेसर है, तो आप क्या करेंगे ना, आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे जैसे कि निकलता है, ठीक है, ऐसा निकालिए कि जैसे निकलता है, भूल जाइए कुछ हुआ है, नॉर्मल जैसे डेप्रिसिएशन निकालता है निकाल लिए, बाद में उस डेप्रिसिएशन को अपोर्शन करिए। अपोर्शन कैसे करेंगे भैया, अपोर्शन करेंगे रेशियो में जितना नंबर ऑफ डेज एसेट एक दूसरे के द्वारा यूज हुआ है, ठीक है। मान लो एक एसेट है ए, ठीक है, ये ए एसेट था जो कि बेसिकली एक प्लांट है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर एसेट ए लिमिटेड भी यूज किया है और बी लिमिटेड भी यूज किया है, अब दोनों मर्ज होके क्या हो गया है, ए बी लिमिटेड। तो ये ए लिमिटेड का ये जो ए प्लांट है, उसका डेप्रिसिएशन किसको मिलना चाहिए, द आंसर इज उसका डेप्रिसिएशन भैया जितना दिन ये यूज किया है उसको दे दो, जितना दिन ये यूज किया है उसको दे दो। बोलने का मतलब है आप डेप्रिसिएशन ऐसे निकालो कि जैसे ये सब कुछ हुआ नहीं है, निकाल लिए, जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट आया उसको रेशियो में बांट दो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेज दे हैव यूज्ड, जितना दिन ए वाला यूज किया उसको दे दो, जितना बी वाला यूज किया उसको दे दो। होप सो आपको ये समझ आया, ठीक है। आर वी थ्रू विद दिस बच्चा लोग, हम लोग को ये क्लियर हुआ क्या, आर वी थ्रू विद दिस, यस और नो, फटाफट रिप्लाई करिए, टाइम नहीं हमारे पास, फटाफट। क्लियर हुआ क्या अच्छी तरह से बच्चा लोग, क्लियर हुआ क्या, गुड गुड। अब एक सेक्शन आता है जो बात करता है 50 का, सेक्शन 50 क्या बात करता है, ध्यान से सुनिए। सेक्शन 50 बात करता है कैपिटल गेन का, जो होता है किस एसेट्स पे बताइए, डेप्रिशिएबल एसेट्स पे। आप जो कैपिटल गेन उधर पढ़ रहे थे सेक्शन 45 में, इट वाज कैपिटल गेन ऑन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, नाउ दिस इज कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स। ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। इसमें दो केस उन्होंने बनाया है, केस 1 जहां पे कुछ ब्लॉक का कुछ एसेट बिका है, और दूसरी तरफ केस 2 बनाया है जहां पे ऑल एसेट इन ब्लॉक आर सोल्ड, पूरा का पूरा ब्लॉक सोल्ड हो चुका है। डन है क्या अच्छी तरह से। तो दो ही केस हो सकता है, एक हो सकता है केस 1, केस 1 बोलता है ब्लॉक का कुछ एसेट ही सोल्ड हुआ है, बट इतना में सोल्ड हुआ है जो ब्लॉक के वैल्यू से ज्यादा है।
बोलने का मतलब है भैया, एग्जाम्पल, मेरे पास प्लांट है A प्लस B प्लस C, कितना लाख रुपया का? 70 लाख रुपया का। मैंने क्या किया? सोल्ड किया। क्या पूरा एसेट सोल्ड हुआ है? नहीं भैया, कुछ एसेट सोल्ड हुआ है। मान लो B और C सोल्ड हुआ है। B और C जो हो रहा है वो सोल्ड हुआ है कितना लाख में? 90 लाख में। क्या हम बोल सकते हैं ब्लॉक का कुछ एसेट ही सोल्ड हुआ है, बट इतना में सोल्ड हुआ है जो ब्लॉक के वैल्यू से ज्यादा है? क्या ये ब्लॉक के वैल्यू से ज्यादा है? यस और नो? मेरे को इसका रिप्लाई दो प्लीज। क्या ये ब्लॉक के वैल्यू से ज्यादा है? क्या ये ब्लॉक के वैल्यू से ज्यादा है? यस और नो? क्या ये ब्लॉक के वैल्यू से ज्यादा है? हाँ भैया, ये ब्लॉक के वैल्यू से ज्यादा है। तो अगर ये ब्लॉक के वैल्यू से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली यहां पे 20 लाख का क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। हाँ, आप प्रोसेस में आप उसको नील लिखेंगे वो अलग बात है, लेकिन गेन कितना का होगा? 20 लाख का। मेरा काम है वो समझाना भी। एम आई क्लियर विद दिस? तो यहां पे आप ध्यान से समझिए, केस 1 क्या बोलता है, इधर देखिए। केस 1 क्या बोलता है कि पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज सोल्ड। ब्लॉक में से जितना एसेट है उसका कुछ ही एसेट को बेचा गया है, और कुछ एसेट को बेचने से वो इतना में बिका है कि उसका जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ ब्लॉक है वो उससे ज्यादा है। तो ऑटोमेटिकली जितना से वो ज्यादा है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। मैं एक फिर से एग्जांपल ले लेता हूं उन बच्चों के लिए जिनका अभी माथा ठीक नहीं समझ आ रहा है। एग्जांपल 2, एक बिल्डिंग है 2 ठो A प्लस B, जिसका बिल्डिंग का दाम, अगेन मैं इसको अलग लेवल में सेट करता हूं, बिल्डिंग का दाम है 50 लाख। मैंने एक और बिल्डिंग परचेज किया, कितना लाख का बताइए? 10 लाख। तो टोटल कितना बिल्डिंग मेरे पास आया? 60 लाख। अब मैंने क्या किया? बिल्डिंग को सोल्ड कर दिया। मैंने बिल्डिंग सोल्ड किया C, मैंने बिल्डिंग सोल्ड किया C, जो कितना में मैंने बेचा? सोल्ड करके 80 लाख। C सोल्ड कितना रुपया में? 80 लाख। अब हम आपसे पूछते हैं क्या हम लोगों का इस पर्टिकुलर चीज में कुछ एसेट्स, मतलब कुछ एसेट बचा है ब्लॉक में कि नहीं बचा है? द आंसर इज यस भैया, ब्लॉक में कुछ एसेट बचा है, लेकिन जो एसेट सोल्ड हो रहा है वो इतना अमाउंट में सोल्ड हो रहा है। देखो ये 60 लाख का क्या वैल्यू है? A प्लस B प्लस C, इतना वैल्यू में सोल्ड हो रहा है जो टोटल ब्लॉक का वैल्यू से भी ज्यादा है। तो जितना पोर्शन वो ज्यादा है, यानी कि यहां पे कितना पोर्शन वो ज्यादा है? 20 लाख। वो 20 लाख माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप आपको समझ आया ये पूरा। बच्चा लोग समझ आया? चलिए, अब ये था केस 1। अब केस 2 क्या बोलता है? केस 2 बोलता है कि ऑल द एसेट इन ब्लॉक आर सोल्ड इफ ऑल द एसेट इन ब्लॉक आर सोल्ड। यहां पे क्या फर्क है कि यहां पे ब्लॉक में जितना एसेट है वो पूरा का पूरा बिक रहा है। तो बोलने का मतलब ये हो जाता है बेटा कि अपना जो सेक्शन 50 है वो कितना केस में डिवाइडेड है? बताइए। 2 केस में डिवाइडेड है। पहला केस बोलता है ब्लॉक का कुछ एसेट सोल्ड हुआ और इतना में हुआ जितना ब्लॉक का वैल्यू नहीं है। बोलने का मतलब है, ऐसे लिखो, ऐसे फिर पगला जाओगे। और इतना में हुआ, इतना में हुआ जो ब्लॉक के वैल्यू से ज्यादा है, जो ब्लॉक के वैल्यू से ज्यादा है। डन। और अगर ऐसा सिनेरियो आया
अगर ऐसा सिनेरियो आया तो हमेशा देयर विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसी तरह से अगर ब्लॉक का कुछ नहीं, केस 2 बोलता है ब्लॉक का सारा एसेट अगर सोल्ड होता है तो 2 सिनेरियो आता है, आइदर होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होगा, ध्यान से देखिए। ब्लॉक का वैल्यू है A प्लस B प्लस C 70 लाख, ठीक है, और ब्लॉक सोल्ड हुआ और वो पूरा एसेट का ब्लॉक सोल्ड हुआ, मान लो A प्लस B प्लस C पूरा का पूरा सोल्ड हो गया कितना लाख में, 90 लाख में। क्या सारा एसेट सोल्ड हो गया? द आंसर इज यस। कितना से सोल्ड हो गया? 90 लाख में। कितना ज्यादा से सोल्ड हुआ? 20 लाख। तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा कितना लाख का बताइए? 20 लाख का। उसी तरह से अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, इसका एग्जाम्पल क्या बोलता है? इसका एग्जाम्पल बोलता है कि मेरे पास एक ब्लॉक है A प्लस B प्लस C जिसका वैल्यू था 70 लाख और यही A प्लस B प्लस C सोल्ड हो गया, यानी कि पूरा ब्लॉक निकल गया। कितना पे निकल गया? 50 लाख पे। तो आप मेरे को बताओ अब गेन है कि लॉस? भैया अब है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना का? 20 लाख का। आई होप वी आर क्लियर विद दिस बच्चा लोग। आप अगर मेरे को नहीं बताओगे तो मेरे को समझ नहीं आएगा, ठीक है? क्या हम लोगों को ये मेहनत हम लोग का रंग ला रहा है? समझ आ रहा है अच्छी तरह से? आप अकेले नहीं पढ़ पाएंगे, मेरे साथ पढ़ना होगा। केस 1 में डेप्रिसिएशन हो सकता है अगर ब्लॉक का कुछ एसेट सोल्ड हुआ है लेकिन ब्लॉक के वैल्यू से ज्यादा नहीं हुआ है तब। फॉर एग्जाम्पल A प्लस B प्लस C का वैल्यू है 100 लाख, B प्लस C सोल्ड हुआ है 30 लाख में। अब बचा कितना? 70 लाख, यानी कि ब्लॉक में वैल्यू है A का, तो अब दो तुम डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने कुछ एसेट को सोल्ड किया था उस वैल्यू पे जिसका वैल्यू ज्यादा है। केस 1 का जो एक्सेस आया है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, बट सर जो बाकी एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं होगा वो बताइए ना। अरे वो होगा ही क्यों? अरे बाप रे बाप। आपका ब्लॉक आप लीजिए, ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनाइए, ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनाइए। मान लीजिए A प्लस B प्लस C, ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स का दाम है 70 लाख, ठीक है? मैंने परचेज कर लिया, ठीक है? चलो थोड़ा सा आगे, थोड़ा स्पीड बढ़ते, कोमा में चला जाता है तुम लोग। परचेज किया D 10 लाख का, ठीक है? टोटल वैल्यू हुआ कितना? 80 लाख। मैंने एसेट को सोल्ड किया, मान लो A प्लस B। कितना में सोल्ड किया मैंने इस एसेट को? मान लो मैंने इस एसेट को पूरा का पूरा सोल्ड किया 100 लाख में। कितना में सोल्ड किया? यहाँ लिखता हूँ, नहीं तो फिर कोमा में जाएगा। सोल्ड किया मैंने कुछ एसेट्स को, कुछ में मतलब A प्लस B को कुछ एसेट में मैंने सोल्ड किया कितना लाख रुपया में? 100 लाख रुपया में। मेरे को आपसे एक ही जवाब चाहिए, क्या हम कुछ एसेट बेच रहे हैं? द आंसर इज यस। क्या हम वो जो कुछ एसेट बेच रहे हैं वो इतना में बेच रहे हैं जो पूरे वैल्यू को एक्सीड कर जाए? क्या हम वो एसेट को इतना में बेच रहे हैं जो पूरे वैल्यू को एक्सीड कर जाए, वो पूरे ब्लॉक के वैल्यू को एक्सीड कर जाए? यस और नो? यस भैया, आप इतना में बेच रहे हैं जो पूरे वैल्यू को एक्सीड कर जाए। तो जब आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना बेटा इसका, तो यहाँ पे आप सोल्ड AB में ना, यहाँ पे आप सोल्ड AB में यहाँ लिखते हैं 80 लाख, ठीक है? यहाँ पे आप दिखाएंगे 80 लाख और
इस 80 लाख में जब आप दिखाएंगे तो आपका क्लोजिंग WDV आप दिखाएंगे क्या, बताइए, नील। और आपका डेप्रिसिएशन आप क्या दिखाएंगे, बताइए, नील। ठीक है। और ऑन द अदर साइड आप 20 लाख का क्या मार देंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर हुआ। और मैंने यही दोनों मर्ज करके उधर दिखाया। क्लियर है। आप फॉर्मेट पे मत जाइए, आप कंसेप्ट पे जाइए। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। इस एसेट्स पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, क्योंकि एसेट हैज बीन सम ब्लॉक ऑफ एसेट्स, मतलब सम एसेट इन ब्लॉक हैव बीन सोल्ड इन सच वैल्यू विच इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल ब्लॉक, then where's the concept of depreciation remains? I hope you are getting this clear. अब डाउट क्लियर हुआ, अब डाउट क्लियर हुआ अच्छी तरह से, जो पूछ रहा था क्लियर हुआ। ओके 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 ओके, सो वी आर थ्रू विद दिस। ओके, वी आर थ्रू विद दिस। ठीक है, वी आर थ्रू विद दिस। अब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब आपके पास कुछ ऐसा डेप्रिसिएशन है जिसका डिडक्शन आप ले नहीं पाए हैं। आपके पास डेप्रिसिएशन है बट उसका डिडक्शन अभी आप इस साल में नहीं ले पाए हैं, और आपके पास वो डेप्रिसिएशन बच गया है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप ले सकते हो अगेन द प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड आउट उस साल में, बट अगर आपको नहीं मिला तो आप बाद में उसको कोई और अदर हेड में भी ले सकते हो। आप अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को याद करिएगा, एमसीक्यू के लिए कभी कभी पूछ सकता है, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। अनलिमिटेड टाइम के लिए ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। क्लियर हुआ क्यूटीज? अब जो नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन है अपना पीजीबीपी में सेक्शन 33। नेक्स्ट पोर्शन जो है अपना पीजीबीपी में वो क्या है, सेक्शन 33, जो बात करता है टी, कॉफी, रबर डेवलपमेंट अकाउंट से। ठीक है। अच्छा, ये क्या बोलता है, प्लीज ध्यान से सुनिए, ये क्या बोलता है, प्लीज ध्यान से सुनिए। एप्लीकेबिलिटी क्या है इसका, इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है, प्लीज ध्यान से सुनिए। एप्लीकेबिलिटी है कि एसएससी जो है वो इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग व्हाट, टी, कॉफी और रबर इन इंडिया। वो इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग, इन द बिजनेस ऑफ व्हाट, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, टी, कॉफी। मतलब एक ऐसा एसएससी जो चाय, कॉफी, रबर ये सब उगाता है, उसका धंधा ये है। ठीक है। तो लॉ बोलता है कि ऐसे व्यक्ति को हम कुछ डिडक्शन दे सकते हैं। कब डिडक्शन देंगे, अगर वो अपने इनकम में का वही हिस्सा उसी बिजनेस में वापस से री इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम उस एसएससी को डिडक्शन दे देंगे। बोलने का मतलब है, मान लो वो प्रॉफिट कमाया 100 लाख का, 100 लाख का प्रॉफिट को टैक्सेबल नहीं करेंगे। अगर इसका कुछ हिस्सा, मान लो कितना लाख रुपया, 20 लाख रुपया, ये वापस से उसी बिजनेस में यूज कर लेगा तो इस 20 लाख रुपया का उसको मिल जाएगा डिडक्शंस। ठीक है। लेकिन डिडक्शन का क्या कंडीशन है, उसको इस 20 लाख रुपया को डिपॉजिट करना पड़ेगा किसके पास, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में, यानी कि नबार्ड में ये पैसा को डिपॉजिट करवाओ, या फिर कोई और अकाउंट में जो अप्रूव्ड बाय बोर्ड हो। यहाँ पे बोर्ड मतलब कौन सा बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या, यहाँ पे बोर्ड मतलब CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। आप उस अकाउंट, पहले आप नबार्ड में डालो या फिर कोई ऐसा अकाउंट में डालो जो नोटिफाइड बाय बोर्ड हो। ठीक है। और ये पैसा आपको कब तक डाल देना है, ये आपको डाल देना है 6 महीना के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। आपका जो प्रीवियस ईयर है, आपका प्रीवियस ईयर है 22-23, आपको पता चला आपने प्रॉफिट कमाया है 100 लाख, 100 में से जो पैसा 20 लाख है आप डिपॉजिट कर दो कितना में, नबार्ड में। कब तक डिपॉजिट कर दो बताओ, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर, यानी कि 23 का मार्च में खत्म हुआ, वहां से 6 महीना के अंदर आप डिपॉजिट कर दो। या फिर जो भी ड्यू डेट है रिटर्न का, इनकम का, उस दिन कर लो, विच एवर इज अर्लियर। दोनों ही एट द एंड 6 मंथ सितंबर ही पड़ेगा। तो सितंबर के अंदर, यानी कि मान लो हमारा 22-23 हुआ,
तो 23 मतलब कब हुआ? 31 मार्च 23। इस यहाँ पे कमाया हुआ इसका पैसा आपको डिपॉजिट कर लेना कब? बोलो, सितंबर 23 तक, आपके प्रीवियस ईयर तक, ठीक है। और वो जितना भी आप अकाउंट, आपका जो अकाउंट है वो ऑडिटेड होना चाहिए बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। कितना डिडक्शन आपको मिल सकता है, ध्यान से समझिएगा। आपको डिडक्शन मिल सकता है जितना आप डिपॉजिट करवाओगे नाबार्ड में, या फिर मैक्सिमम कितना परसेंट? 40%, याद रहेगा, मैक्सिमम 40%, या फिर जितना पैसा आप अकाउंट में डिपॉजिट करवाओगे उस दोनों में से जो अमाउंट आपका लोअर रहेगा उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। आपने जो भी अमाउंट डिपॉजिट करवाया है नाबार्ड में या कोई भी अकाउंट में, उसको आपको यूटिलाइज करना है बिजनेस ऑफ द एसएससी में ही। जो भी आपका बिजनेस है उसी में, वही टी, कॉफी, रबड़, इसी में ही यूज करना है। कुछ केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? अगर आप एक मशीनरी या प्लांट ले रहे ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए, आपने पैसा डाला, उस पैसा से अगर आप प्लांट एंड मशीनरी ले रहे ऑफिस प्रीमाइसेस में, ठीक है, तो मतलब आप इस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। किस पर्पस के लिए? ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए आप लेंगे तो उस पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। कोई भी ऑफिस अप्लायंसेस, कंप्यूटर हटा के अगर आप लेंगे तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर दी हेड पीजीबीपी अगर आप इसको कहीं भी ऑलरेडी इसका 100% डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं। टू बी ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, आपको ये पढ़ने का उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, विड्रॉवल ऑफ डिपॉजिट। विड्रॉवल ऑफ डिपॉजिट्स क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। विड्रॉवल ऑफ डिपॉजिट बोलता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेज में जब आप डिपॉजिट को बाहर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका धंधा बंद हो गया, तो आप जो पैसा, धंधा बंद हो गया, आप पैसा डिपॉजिट किए थे, तो जैसे ही वो पैसा डिपॉजिट को विड्रॉ करेंगे वो डीम टू बी क्या मान लिया जाएगा? पीजीबीपी इनकम, ठीक है, जिस प्रीवियस ईयर में आप विड्रॉ किए। आपका धंधा डिसॉल्व हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया, तो ऑब्वियस बात है वो भी क्या मान लिया जाएगा? धंधा माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा। जो इंसान धंधा कर रहा था उसी का मौत हो गया, डेथ ऑफ एसएससी हो गया, तो शैल नॉट बी टैक्सेबल। या फिर कंपनी लिक्विडेट हो गया, शैल नॉट बी टैक्सेबल। पैसा विड्रॉ करोगे लिक्विडेशन के वक्त टैक्सेबल नहीं होगा, डेथ के वक्त टैक्सेबल नहीं होगा, क्लोजर और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ तो टैक्सेबल होगा, डीम टू बी पीजीबीपी होगा, ठीक है। अच्छा, विड्रॉवल ऑफ डिडक्शन। कब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा? डिडक्शन आपको दिए थे, बट कब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा? अमाउंट विड्रॉ करवाए हो बट यूटिलाइज नहीं किए हो प्रीवियस ईयर में। तुम साला वहां से पैसा विड्रॉ किए अकाउंट से और उस प्रीवियस ईयर में यूज नहीं किए, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लो तुम पैसा निकाले नाबार्ड से, देखो तुम डिपॉजिट किए, डिडक्शन ले लोगे, लेकिन अगर तुम वापस पैसा निकाल रहे हो और उससे तुम कुछ एसेट अक्वायर किए हो, ठीक है, और अगर वो एसेट तुम 8 साल के अंदर बेच दिए तो तुम्हारा डिडक्शन वापस से खत्म हो जाएगा और वो इनकम मान लिया जाएगा जिस साल तुमने एसेट को सोल्ड किया, ठीक है। ये 8 साल का लिमिट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी पे एप्लीकेबल नहीं होता। आई होप ये वाला सेक्शन क्लियर हुआ। डन है ईच एंड एवरीवन। अब साइट रिस्टोरेशन फंड जो है एकदम सिमिलर टू उसी के जैसा है, बस यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग बिजनेस करते हैं प्रोस्पेक्टिंग और एक्सट्रैक्टिंग का। यहाँ पे आप पैसा जो डिपॉजिट करते हैं प्रीवियस ईयर के खत्म होने से पहले, कहाँ पे? एसबीआई के स्पेशल अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम कितना परसेंट आपको? 20% का। Am I clear with this? यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% का। होप सो आपका ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से मैंने क्लियर करवाया है। नेक्स्ट जो डिस्कशन है अपना वो है साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, वो है सेक्शन 35 जो बेसिकली डील करता है साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर या बाहर रिसर्च करवाते हो, आपका बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च करवाता है, तो साइंटिफिक रिसर्च करवाने पे आपको एक बार में डिडक्शन मिल सकता है कितना परसेंट का? 100% का।
अब साइंटिफिक रिसर्च दो तरह का हो सकता है, एक आप बिजनेस के अंदर करवा सकते हो या फिर एक आप डोनेट करके साइंटिफिक रिसर्च करवा सकते हो। तो दो तरह का साइंटिफिक रिसर्च होता है, एक होता है इन हाउस एक्सपेंसेस, ठीक है। ये जो रिसर्च आप करवा रहे हो इट मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ योर्स, आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अब ये जो इन हाउस एक्सपेंसेस है, ये साइंटिफिक रिसर्च दो तरह का होता है, एक हो गया इन हाउस, एक हो गया डोनेशन। इन हाउस में दो तरह का खर्चा होता है जो करवाते हैं आप साइंटिफिक रिसर्च में और आपको डिडक्शन मिल सकता है। पहला जो खर्चा होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिसको अपने क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इसके अंदर क्या होता है, एक बात आप ध्यान से सुनिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब धंधा को ऑपरेट करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। याद रखिएगा इन हाउस एक्सपेंसेस के अंदर ही रेवेन्यू एक्सपेंसेस आता है और उसका डिडक्शन आपको मिलता है कितना, 100% डिडक्शन अलाउड होता है हर तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जो आप कर रहे हो, किस पे, साइंटिफिक रिसर्च पे, ठीक है, जो आप कर रहे हो किस पे, साइंटिफिक रिसर्च पे। इसको हम लोग जब क्लास में पढ़े थे तो इसका नाम दिए थे ओपेक्स, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंसेस का नाम दिए थे क्या, बताइए, कैपेक्स। एम आई क्लियर विद दिस? अब ध्यान से सुनिए, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो रहा है, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो रहा है इसका डिडक्शन मिलेगा 100%। ध्यान से समझिए, साइंटिफिक रिसर्च है, एक दिन का बात नहीं है, सालों से चला आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका जो प्रीवियस ईयर है 22-23, इस पे किया गया, इस साल पे किया गया कोई भी तरह का रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कोई भी तरह का रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे डिडक्शन मिलेगा कितना परसेंट, 100%। एम आई क्लियर विद दिस? बट इसके पहले भी तो साइंटिफिक रिसर्च हो सकता है चल रहा हो, हम रिसर्च करवा रहे, खर्चा तो हो रहा है बिजनेस में। मान लो 21-22 में भी मैंने कुछ खर्चा किया, 20-21 पे भी मैंने कुछ खर्चा किया, 19-20 में भी मैंने कुछ खर्चा किया और 18-19 पे भी मैंने कुछ खर्चा किया। तो पॉइंट क्या है कि 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 इस पूरे 4 साल में भी आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड किया था, आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड किया था। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस लग रहा है क्योंकि अभी तक आपका बिजनेस कमेंस नहीं हुआ है। 22-23 में हमारे प्रीवियस ईयर में बिजनेस कमेंस हो गया, साइंटिफिक रिसर्च करवाया और उस साल सक्सेसफुल हुआ और उस साल हम लोग ने कमेंस कर दिया। तो 22-23 में जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस था, 22-23 में जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस था, हमने उस 22-23 में पूरा का पूरा 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया था। और उसके पहले जितना भी आपने, उस साल के पहले, कमेंसमेंट साल के पहले जितना भी साल होता है उसको अपने बोलते हैं प्री कमेंसमेंट, प्री कमेंसमेंट। तो ये सारे के सारे, ये जो 4 साल है ये प्री कमेंसमेंट है। तो क्या इस प्री कमेंसमेंट के एक्सपेंसेस का भी डिडक्शन मिल सकता है हमें? द आंसर इज यस, हमें प्री कमेंसमेंट का भी डिडक्शन मिल सकता है। लेकिन पॉइंट क्या है, कितना साल पहले का प्री कमेंसमेंट कंसिडर करेंगे? द आंसर इज आप कंसिडर करेंगे सिर्फ लास्ट 3 इयर्स का। कमेंसमेंट से लास्ट 3 इयर्स के जो भी साल होते हैं उसी को हम लोग प्री कमेंसमेंट मानेंगे और उस प्री कमेंसमेंट का जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उसका आप डिडक्शन ले लेंगे, उसका आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस का डिडक्शन लेंगे। बट ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा सैलरी का, सैलरी में पर्क्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा और साथ ही साथ आपको डिडक्शन मिलेगा सिर्फ दूसरे चीज का जिसका नाम क्या है, मटेरियल। इस दोनों का ही आपको लास्ट 3 इयर्स से 100% डिडक्शंस मिलेगा। एम आई क्लियर विद दिस? यहाँ लास्ट 3 इयर्स का भी आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। ये देखिए,
अग्रीगेट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर, जो सैलरी होना चाहिए रिसर्च स्टाफ को, एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स एंड मटेरियल यूज्ड फॉर रिसर्च, इस दोनों का ही डिडक्शन मिलेगा जो लास्ट 3 इयर्स हुआ है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा डिडक्शन आपको मिलेगा। क्या आपको क्लियर हुआ? क्या आपको क्लियर हुआ यहां तक? ओके, अब यही सेम कंसेप्ट आप यूज करेंगे किसके लिए बताइए तो, कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए। यहां पे भी बहुत सिंपल है कि आपको करंट प्रीवियस ईयर का 100% डिडक्शन मिलेगा। मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, ये वाला प्री कमेंसमेंट का भी डिडक्शन कितना परसेंट आप ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। उसी तरह कैपेक्स में भी प्री कमेंसमेंट का भी आप कितना परसेंट डिडक्शन ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। याद रखिएगा, हर तरह के कैपिटल एक्सपेंसेस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बट एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, लैंड के एक्विजिशंस को छोड़ के, ठीक है। प्री कमेंसमेंट में भी आपको लास्ट 3 इयर्स का ही डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। यहां पे भी याद रखिएगा लैंड का एक्विजिशन छोड़ के, ठीक है। तो ये इन हाउस का आपको क्लियर हो गया। ओके, अब कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है किसके लिए, कंपनी के लिए। यहाँ पे कुछ समझने का नहीं है, पहले इसमें कुछ अलग हुआ करता था। क्या अलग हुआ करता था, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझिए, जो अलग हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि पहले कंपनी को कितना परसेंट डिडक्शन मिलता था, 150, बट अब कितना मिलता है, 100। तो इसमें अब कुछ आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो स्पेशल प्रोविजन लेफ्ट एज पर बाय द अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, एकदम ध्यान से समझिए। अगर कोई भी कॉस्ट कैपिटल एसेट का ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो चुका है अंडर सेक्शन 35, तो आप उसका डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते अंडर सेक्शन 32। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप एक प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन ले रहे हो और वो साइंटिफिक रिसर्च में यूज भी कर रहे हो, तो वो साइंटिफिक रिसर्च में उस प्लांट एंड मशीनरी का आप 100% डिडक्शन नहीं ले सकते। बोलने का मतलब या तात्पर्य ये है कि आइदर 32 में डेप्रिसिएशन लो या 35 में 100% डिडक्शंस लो, दोनों का डिडक्शन आपको बेनिफिट नहीं दे पाएगा। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी यूज हो रहा है पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में, तो उस हाउस प्रॉपर्टी में कॉस्ट ऑफ लैंड को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना ही अलाउ करेंगे जितना हमारा बिजनेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ऑब्वियस बात है, हम अपने मन से तो कुछ अलाउ नहीं कर सकते। एम आई क्लियर विद दिस? और अगर कुछ कैपिटल एक्सपेंसेस है जिसका डिडक्शन हम लोग नहीं ले पाए क्योंकि हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं था, तो जितना हम लोग डिडक्शन ले पाए और जितना कैपिटल का डिडक्शन हम लोग नहीं ले पाए क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं था, उस कैपिटल को हम लोग बोलेंगे अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल, उसको बोलेंगे अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये कैरी फॉरवर्ड होगा। एम आई क्लियर विद दिस? अब आता है एक मुद्दा जहां पे हम लोग ये सीखेंगे क्या होगा अगर एसेट जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता है सोल्ड हो जाए, क्या होगा। अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अगर कोई एसेट जो आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किए थे, मान लो हम लेते हैं ए एक एसेट है जिसको मैं लिया था साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और क्या वो एसेट को मैं बेच दिया, मैंने उस एसेट को बेच दिया, मैंने ये एसेट लिया था 70 लाख रुपया का, ठीक है, और मैंने ये यूज किया किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो ऑब्वियस बात है, ये पूरा का पूरा 70 लाख रुपए का हम क्या ले लेंगे एक बार में, 100% डिडक्शन। अब हुआ क्या, मैंने ये एसेट को यूज किया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अब ये एसेट मैं बेच रहा हूं। तो केस 1 बोलता है, क्या आप एसेट को बेच रहे हैं बिना बिजनेस में यूज किए, क्या आप एसेट को बेच रहे हैं बिना बिजनेस में यूज किए, क्या आप एसेट को बेच रहे हैं बिना बिजनेस में यूज किए। द आंसर इज यस। अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि आप एसेट को बेच रहे हैं बिना बिजनेस में यूज किए, उस केस में नेट सेल प्राइस ऑफ द एसेट, जो भी नेट सेल प्राइस ऑफ द एसेट है या फिर कॉस्ट ऑफ द एसेट है,
विच वॉज अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन। नेट सेल प्राइस ऑफ द एसेट, मतलब आप ये इसको बेच रहे हैं, तो ये आप सोल्ड कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं बताइए, सोल्ड कर रहे हैं। मान लीजिए सोल्ड का मैं एक केस 1 लेता हूं और सोल्ड का ही मैं केस 2 लेता हूं, ठीक है। क्लास कैंसिल होने के पास फर्दर रिवीजन अब नहीं होगा, कल कंटिन्यू होगा। बट हाँ, यहाँ तक आई होप आपको फायदा दे रहा है, क्योंकि आपका फायदा मेरा फायदा ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मैं फिर कल मिलूंगा आपसे, लेकिन अभी है सोल्ड दो लिमिट में हो सकता है। एक, अगर मैं बेच दिया उस एसेट को कितना में बताओ, 80 लाख में, या फिर मैंने उस एसेट को बेच दिया कितना में बताओ, 60 लाख में। तो क्वेश्चन पहला, मैंने वो एसेट खरीदा था 70 लाख में, कॉस्ट मेरा क्या है 70 लाख, 70 लाख मेरा क्या है कॉस्ट है, और उसी समय मैंने 100% डिडक्शन ले लिया। तो अगर आप इस एसेट को वापस से सोल्ड करते हो बिना बिजनेस में यूज किए, अदर पर्पस के लिए यूज किए, तो लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि उस एसेट का जो नेट सेल प्राइस है, नेट सेल प्राइस कितना है एसेट का, पहला केस के हिसाब से कितना में बेच रहे, 80 लाख में, और कॉस्ट ऑफ एसेट विच वाज अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, 70 लाख ही कॉस्ट ऑफ एसेट और उतना ही अलाउ किया गया था डिडक्शन के लिए, ऑब्वियस बात है 100% डिडक्शन क्या है 70 लाख। इन दोनों में से जो लेस है, इन दोनों में से जो लेस है, इन दोनों में से जो लेस है, लेस दोनों में से कौन है, 70 लाख रुपया लेस है। उस 70 लाख रुपया को हम लोग PGBP मानेंगे। लेट मी क्लैरिफाई यू वन थिंग, आप जब एसेट खरीदे थे 70 लाख में खरीदे थे, और उसी समय 100% डिडक्शन ले लिए। अब क्या हुआ, आप वही एसेट को बेच रहे हैं, यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास कितना पैसा आ रहा है, 80 लाख रुपया आ रहा है। तो 80 लाख में से 70 लाख को हम लोग मान लेंगे क्या बताइए, PGBP। ऐसा समझिए, अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट को बेच रहे हैं, तो जिस अमाउंट का डिडक्शन आप पहले ले चुके हैं, उस जैसे मान लीजिए आप एक साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, वो पैसा में से जितना पैसा का डिडक्शन आप ले चुके थे, वही पैसा का वो हिस्सा चला जाएगा क्या बन के, PGBP बन के। 80 लाख में बेच रहे, 80 लाख में से 70 लाख का हम ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके थे, तो उसको आप ले जाइए PGBP में। अब एक्सेस कितना रुपया हो रहा है, 10 लाख रुपया एक्सेस हो रहा है। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर द कॉस्ट, कॉस्ट से जो अमाउंट एक्सेस हो रहा है उसको आप टैक्सेबल कर देंगे कौन से हेड में, कैपिटल गेन में। यानी कि 80 लाख रुपया मिल तो जरूर रहा है, 80 लाख रुपया मिल तो जरूर रहा है। 80 लाख में 70 लाख PGBP मानेंगे, 10 लाख आप क्या मानेंगे, कैपिटल गेन। बच्चा लोग हाथ जोड़ के विनती है, समझ आया क्या, समझ आया क्या। सही समय में खत्म, फिर 10 मिनट और रुको।